हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.5 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है चतुर्भुज PQRS का एक रफ चित्र खींचिए। ठीक है, इसके विकर्ण खींचिए, मतलब विकर्ण भी हमें खींचने हैं। इनके नाम लिखिए, नाम भी लिखने हैं। क्या विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है। तो सबसे पहले देखो हमें ये दिया है कि कोई चतुर्भुज खींचना है जिसका नाम होगा PQRS। तो चतुर्भुज तो आपको पता ही होगा, ऐसी आकृति जिसकी चार भुजाएं होती हैं। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। तो मैं कैसे भी बना सकता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये वाला बना दिया। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा इसमें क्या है, चार भुजाएं हैं। जैसे इसके नाम ही से पता लग रहा होगा, चत्र का मतलब होगा चार, भुज का मतलब होगा भुजा। मतलब ऐसी आकृति जिसकी चार भुजाएं होनी चाहिए और साथ में आकृति बंद भी होनी चाहिए। देखो चार भुजाएं तो इसकी भी हैं, अगर मैं इसका नाम दे दूं तो चार भुजाएं इसकी हैं, पर ये आकृति बंद नहीं है ना, तो इसीलिए हम इसको चतुर्भुज नहीं कह सकते हैं। बाकी चतुर्भुज आप कैसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा चार भुजाएं होनी चाहिए और साथ में आकृति बंद होनी चाहिए, तभी हम उसको चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये आपको समझ में आई है। अब इसका नाम देना है PQRS। अब देखो जैसे अगर मैं इसका नाम यहाँ पे P देता हूँ तो फिर ये वाला हो जाएगा Q, ये वाला हो जाएगा R और ये वाला हो जाएगा S। अब यहाँ पे अगर P देते हैं तो Q यहाँ पे ले सकते हैं या Q यहाँ पे ले सकते हैं। तो आपको एक ही तरफ चलना होगा। जैसे ये P हो गया तो उसके बाद यहाँ पे Q ले लिया, तो ऐसे नहीं करेंगे। P और Q ये वाला ले लिया, R यहाँ पे ले रहे हैं, ऐसे नहीं करेंगे। अगर मैं ये वाले कोने में जा रहा हूँ तो पहले फिर यहाँ से यहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ से यहाँ आऊँगा, यहाँ से यहाँ आऊँगा। तो PQRS ऐसे दे सकते हैं, या यहाँ पे भी देना है तो PQRS। अब इस तरफ से भी जाना है तो ऐसे भी जा सकते हैं, PQRS। मतलब सीक्वेंस में जाना है, आगे पीछे हम नहीं करेंगे। तो पहले त्रिभुज बनाना, ये त्रिभुज नहीं सॉरी चतुर्भुज बनाना था, तो चतुर्भुज हमने बना दिया PQRS। अब देखो आगे ये दिया है कि इसके हमें क्या खींचने हैं, विकर्ण खींचने हैं। तो विकर्ण का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे देखो अड़ोस पड़ोस वाली भुजाएं कौन सी है। एक भुजा मेरे ठीक बगल में ये वाली है, एक भुजा मेरी ठीक बगल में ये वाली है। तो इन दोनों भुजाओं को छोड़ के, अगल बगल वाली भुजाओं को छोड़ के जो हम तीसरी भुजा बनाते हैं, तीसरी भुजा कौन सी हम बनाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसके बगल में ये वाली भुजा है, इसके बगल में ये वाली भुजा है। तो इसको छोड़ के अगर मैं ये वाले बिंदु को मिला दूँ, अगल बगल वाली भुजाओं को छोड़ के अगर मैं तीसरी भुजा यहाँ से बनाता हूँ तो ये हो जाएगा इसका विकर्ण। वैसे ही यहाँ पे देखो इसके अगल बगल कौन सा है, इसके अगल बगल ये दोनों भुजाएं हैं। तो इनको छोड़ के अगर मैं यहाँ पे ये वाला जो बिंदु आपको दिख रहा है इनको मिला दूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण हो जाएगा। बाकी अगर मैं इसमें भी लेता हूँ तो इसके बगल ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा है, तो इसको छोड़ के अगर मैं यहाँ से ये वाले बिंदु को मिलाता हूँ तो ये भी एक विकर्ण हो गया। तो आपको दिख रहा होगा अगर यहाँ से लिखूँ, यहाँ से लिखूँ तो केवल इसमें दो ही विकर्ण बनेंगे। अब देखो इसके विकर्ण खींचिए, विकर्ण तो हमने खींच दिए, अब इनका नाम भी लिखना है। तो विकर्ण हो जाएंगे हमारे, इनका नाम ले लेंगे। देखो विकर्ण कौन कौन सा है, एक तो है हमारे पास P और R, तो यहाँ पे हो जाएगा PR। ठीक है, और अगला विकर्ण हो जाएगा S और Q, तो इसका विकर्ण का नाम हो गया SQ। तो दो विकर्ण होते हैं, कोई भी चतुर्भुज जो होता है उसके केवल दो ही विकर्ण होते हैं। तो दो विकर्ण आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, ये चीज़ भी होगी। अब आगे दिया है क्या विकर्णों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है। प्रतिच्छेदन बिंदु का मतलब होता है जहाँ पे वो एक दूसरे को काटते हैं। मैंने बोला था ना, जहाँ पे दो रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदित, यानी एक दूसरे को छेद कर रही हैं, छेद करते हुए जा रही हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इनका प्रतिच्छेदन बिंदु आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो प्रतिच्छेदन बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब अंदर की ओर स्थित है या बाहर की ओर स्थित है, ये हमें निकालना है। तो देखो आपको दिख रहा होगा चतुर्भुज तो ये वाला है और इसका अंदर वाला हिस्सा ये वाला हो गया। तो प्रतिच्छेदन बिंदु तो अंदर की ओर है ना, तो यहाँ पे ये चीज़ लिखनी भी होगी कि विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु चतुर्भुज के अंदर की ओर स्थित है। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें पूछी थी, तो ये सारी चीज़ें हमने बता दी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है चतुर्भुज KLMN का एक रफ चित्र खींचिए। ठीक है, और इसमें हमें ये चीज़ें बतानी है। तो सबसे पहले कोई चतुर्भुज हम खींच देते हैं यहाँ पे। अब जैसे ऊपर वाला चतुर्भुज हमने बताया था इस प्रकार से कि ऐसे सीधा होगा, तो यहाँ पे अभी मैं ऐसे बना सकता हूँ, क्योंकि मैंने बोला था चतुर्भुज का मतलब यही होता है कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। तो ये भी एक चतुर्भुज है, इसमें चार भुजाएं हैं और आकृति बंद है, इसीलिए इसको हम चतुर्भुज कह सकते हैं। तो ठीक है, इसका नाम दे दो। जैसे अगर मैं यहाँ पर K नाम देता हूँ तो फिर ये वाला L, ये वाला M, ये वाला N, मतलब हमें सीक्वेंस में चलना होगा, ये KLMN।
ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने, तो ये चतुर्भुज हमने यहाँ पे खींच लिया। अब देखो पहली चीज़ इसमें ये दी है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। पहली चीज़ ये दी है कि सम्मुख भुजाओं के दो युग्म हमें बताने हैं। तो सम्मुख भुजाओं का मतलब क्या होगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया तो मुझे देखो ठीक सामने कौन सी भुजा दिख रही है, आपको दिख रहा होगा ठीक सामने ये वाली भुजा मुझे दिख रही है। ठीक है, इसके ठीक सामने ये वाली भुजा दिख रही है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि के एन, जो भुजा के एन है, ये वाली भुजा है, इसके सामने एल एम है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ के एल और एल एम। एक तो ये एक दूसरे के सम्मुख हैं, ठीक है। और दूसरी, अगर मैं देखो यहाँ पे खड़ा हो गया, यहाँ पे खड़ा हो गया तो मुझे ठीक सामने ये वाली भुजा दिखेगी ना। अगर मैं ना, मुझे इधर देखना है ना इधर देखना है, ठीक, आप ऐसे सोचो, यहाँ पे खड़े हो गए तो ठीक सामने मुझे देखना है, तो ये वाली भुजा दिखेगी। इसका मतलब जो के एल है, इसके सम्मुख भुजा हो जाएगी एल एन एम। जो के एल भुजा ये वाली भुजा है, इसके सम्मुख ये वाली भुजा हो जाएगी, तो ये सम्मुख भुजाएं इसकी होगी। ठीक है, पहली चीज़ ये होगी। बाकी अगर आप यहाँ पे भी खड़े होते हो तो इसके सामने ये वाली भुजा दिखेगी ना, तो वो तो मैंने लिख दिया एल एम और के एल। वैसे ही यहाँ पे खड़े होंगे तो इसके सामने ये वाली भुजा दिखेगी, तो एन एम और के एल ये वाली भुजा होगी। तो पहली चीज़ हमें ये बतानी थी कि इसके सम्मुख भुजाएं कौन सी होगी, तो ये इसके सम्मुख भुजाएं हमने लिख दी। ठीक है, अब देखो दूसरा पार्ट हमें ये दिया है इसमें कि सम्मुख कोणों के दो युग्म। अब सम्मुख कोण भी हमें बताने हैं, तो देखो सम्मुख भुजाएं हमने बता दी। अब सम्मुख कोण जैसे आपको दिख रहा होगा ये वाला कोण, क्योंकि जहाँ पे बिंदु आपस में दो रेखाएं मिलती हैं वहाँ पे कोण बनता है, यहाँ पे भी कोण बनेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, मतलब अगर मैं इसका नाम दे दूँ कोण के, अगर मैं कोण के ठीक सामने खड़ा हो गया तो मुझे इसके सामने देखो, इसके सामने कौन सा कोण दिख रहा है, अगर मुझे ना इधर देखना है ना इधर देखना है, यहाँ पे खड़ा हो गया तो ये वाला कोण दिख रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कोण के और कोण एम, ये क्या हो जाएंगे, इसके सम्मुख कोण। वैसे ही इसका सम्मुख कोण ये वाला हो जाएगा, पहली चीज़ ये होगी। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया तो यहाँ के ठीक सामने मुझे कौन सा कोण दिख रहा है, ये वाला कोण दिख रहा है, तो आपको दिख रहा होगा जो कोण एल है और कोण एन है, ये भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सम्मुख हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले सम्मुख भुजाओं के बारे में बताया, उसके बाद सम्मुख कोणों के बारे में बताया, दो चीज़ें होगी। अब देखो तीसरी चीज़ हमें इसमें क्या दी है, तो इसके लिए मुझे पहले इनको यहाँ से हटाना पड़ेगा, एक सेकंड है। तो इसका मैं दोबारा नाम दे देता हूँ। देखो इस प्रकार से हमने चतुर्भुज बनाया था। अब देखो यहाँ पे हमें ये दिया है आसन भुजाओं के दो युग्म। अब देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आसन का मतलब क्या होता है। आसन का मतलब होता है साथ वाली, साथ वाली। देखो सिंपल सी मैं आपको बोलचाल की भाषा में समझा रहा हूँ इनको। तो देखो साथ वाली का मतलब ये होगा कि जैसे ये वाली भुजा अगर मैं लेता हूँ, पहले ये वाली भुजा मैं अगर लेता हूँ तो इसके साथ में कौन सी भुजा है। अब जैसे आप क्लास में बैठे हुए हो, तो अगर आप यहाँ पे बैठे हुए तो आपके साथ में कौन सा बैठा हो, जो आपके अगल बैठा होगा या बगल बैठा होगा। अगल बगल में जो आपको बैठा होगा उसी को साथ वाला बोलेंगे ना। तो वैसे ही आपको दिख रहा होगा ये वाला जो भुजा है, इसके बगल में कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा दिख रही है और एक ये वाली भुजा दिख रही है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि के एल के जो बगल में है वो एल एम भी हो सकता है और के एन भी हो सकता है। तो मैं ऐसे लेता हूँ, देखो यहाँ से मैं सीक्वेंस में चलता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं भुजा के एल लेता हूँ तो के एल के साथ में कौन सी भुजा है, के एल के साथ में हमें दिख रही है एक तो ये वाली भुजा है, यहाँ पे एल एम इसका नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं अगर ऐसे जा रहा हूँ तो ऐसे 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 वापस आऊँगा तो फिर हमारा आंसर निकल आएगा। पहले ये वाला हो गया। ठीक है, अब दूसरा अगर मैं ये वाली भुजा लेता हूँ, मतलब अगर मैं एल एम भुजा लेता हूँ तो एल एम के साथ में कौन सी भुजा है, देखो ये वाली भुजा भी है और ये वाली भुजा भी है, तो एल एम के साथ में मैं एम एन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा एम एन। अब देखो जो एल एम है इसके साथ में ये वाली भुजा ऑलरेडी आ गई, एल एम के साथ में के एल। ठीक है, जो कि हमने लिखा है, तभी मैं बोल रहा था कि एक सीक्वेंस में चलते हैं। अब देखो ये वाला हो गया, उसके बाद एम एन के साथ में कौन सी भुजा आ रही है, के एन आ रही है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम एन के साथ में के एन या एन के भुजा आ रही है। ठीक है, तो इसके साथ में ये वाली भुजा ले ली, फिर वैसे ही इसके साथ में ये वाली भुजा आ गई, तो लास्ट में मैं ले सकता हूँ कि जो के एन भुजा है, के एन भुजा है, इसके साथ में ये वाली भुजा है के एल, तो यहाँ पे के एल का नाम दे दूँ। अब आपको दिख रहा होगा जो केवल अगर मैं इस वाली भुजा की बात करता हूँ तो के एल के साथ में एक तो के एन आ रहा है या एन के आ रहा है और एक एल एम आ रहा है। तो देखो के एल के साथ में एल एम आ रहा है, ठीक है, और वैसे ही के एल के साथ में के एन आ रहा है, जो कि आपको दिख रहा होगा इसके साथ में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा यहाँ पे आ रखी है। ठीक है, तो इनके हमें क्या निकालने थे, देखो आसन भुजाओं के युग्म निकालने थे, तो आसन भुजाएँ भी हमने इसकी निकाल दी। ठीक है, देखो इतनी सारी चीज़ें होगी, या डायरेक्ट आप यहाँ पे ऐसे भी ले सकते हैं कि जो के एल है, जो के एल है उसकी यहाँ पे लिख देना आसन भुजा,
आसन भुजा, तो आसन भुजा कौन कौन सी होगी इसकी, के एल की आसन भुजा। देखो इसके साथ में एक तो के एन आ रहा है, तो के एन हो गया, और अगला हो गया एल एम। ठीक है, वैसे ही अगली भुजा अगर मैं एल एम लेता हूँ, तो एल एम की, देखो एल एम की वैसे आसन भुजा हमने ले ली, वैसे के एन की भी ले ली, तो अब मैं एन के की ले सकता हूँ, केवल यहाँ पे ले सकता हूँ एन एम की। तो एन एम की जो आसन भुजा होगी वो कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो हो जाएगी के एन और एक हो जाएगी एल एम। केवल इतना भी आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल 2 युग्म बोला है, तो पहला युग्म ये हो गया, दूसरा ये वाला हो गया। ठीक है, बाकी आप ऐसे भी लिखेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा। तो इतनी सारी चीज़ें होगी। अब देखो इसमें दिया है आसन कोणों का योग, तो आसन का मतलब तो आपको पता ही चल गया, मतलब जो साथ में आते हैं। साथ वाले का मतलब ये है कि देखो जैसे अगर मैं ये वाला कोण लेता हूँ, ये वाला कोण अगर मैं लेता हूँ, तो इसके साथ में कौन सा कोण हमें दिख रहा है, तो साथ में आने का मतलब एक ही लाइन पे बनने वाली जो कोण है उसको बोलते हैं आसन कोण या साथ वाले कोण। तो इस लाइन पे एक तो ये वाला कोण बन रहा है, एक ये वाला कोण बन रहा है, तो यहाँ पे मैं डी पार्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके आसन कोण मतलब जो कोण के है उसका आसन कोण हो जाएगा कोण एल, कोण एल। वैसे ही यहाँ पे जो कोण एल है उसके आसन कोण हो जाएगा ये वाला कोण, क्योंकि एक ही लाइन पे बनने वाले कोण को आसन कोण बोलते हैं। तो देखो इस लाइन पे ये वाला कोण भी बन रहा है और ये वाला कोण भी बन रहा है, तो कोण एल का जो आसन कोण हो जाएगा वो हो जाएगा कोण एम। वैसे ही इस वाली लाइन पे देखो कौन कौन से कोण बन रहे हैं, एक तो ये वाला कोण, एक ये वाला कोण, तो कोण एम का जो आसन कोण हो जाएगा वो हो जाएगा कोण एन। ठीक है, और वैसे ही इस वाली लाइन पे आपको दिख रहा होगा एक तो ये वाला कोण बन रहा है, ये वाला कोण बन रहा है, तो कोण एन का जो आसन कोण हो जाएगा वो हो जाएगा कोण के। ठीक है, तो अगर मुझे केवल इसका निकालना है तो आपको दिख रहा होगा एक तो कोण एन बन रहा है, कोण एल बन रहा है, तो ये दोनों आसन हो जाएंगे, तो के और एल आसन हो गए। वैसे अगर मैं इस वाली रेखा की बात करता हूँ तो एन और एम आसन है, देखो एन एन और एम दोनों आसन हैं। वैसे इस वाली भुजा की बात करते हैं तो एम और एल आसन है, तो एम यहाँ पे एल यहाँ पे ये आसन हो, मतलब सारे हमने यहाँ पे दिखा दिए कि आसन कौन ये वाले होंगे। ठीक है, तो आपको केवल ये पता होनी चाहिए कि सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, सम्मुख कोण क्या होते हैं, आसन भुजाएं क्या होती हैं, आसन कोण क्या होते हैं। तो आप इनके आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि इतनी चीज़ें आपको इसमें समझ में आई होगी। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है खोज कीजिए, मतलब हमें खोज करके ये बताना है। देखो पहली चीज़ ये दी है कि पट्टियाँ और उन्हें बांधने की वस्तुएं लेकर एक त्रिभुज बनाइए। देखो ये तो आपको खुद करना होगा, कुछ पट्टियाँ लेना और साथ में उसको बांधने की वस्तुएं, जैसे रबर ले सकते हैं या धागा ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है इस प्रकार से, 3 पट्टियाँ लेंगे और उसको आपस में इस प्रकार से हम मिलाएंगे। तो यहाँ पे इनको बांध देना, जैसे 3 पट्टियाँ मैंने ऐसे ले ली तो यहाँ पे बांधना होगा, फिर यहाँ पे और यहाँ पे। तो सबसे पहले इसमें दिया है त्रिभुज बनाना है, ऐसे बनाएंगे। उसके बाद चतुर्भुज भी बनाना है, तो चतुर्भुज आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, और इनको भी ऐसे बांधना है, इसमें 4 पट्टियाँ लेना और इनको आपस में इस प्रकार से बांधना, तो ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज, ये हो जाएगा हमारा चतुर्भुज, 2 चीज़ें होगी। आगे इसमें ये दिया है कि त्रिभुज के किसी एक शीर्ष पर पट्टियों को अंदर की ओर दबाने का प्रयत्न कीजिए। एक शीर्ष का मतलब ये होता है कि जहाँ पर 2 रेखाएं आपस में मिलती है उसको बोलते हैं शीर्ष। तो आप यहाँ से इसको अंदर की ओर ऐसे दबाने, यहाँ पे आप हाथ रखना, उंगली रख के यहाँ से अंदर की ओर दबाने की कोशिश करना, या यहाँ से भी दबा सकते हैं या यहाँ से भी दबा सकते हैं, अंदर की ओर दबाने का प्रयत्न कीजिए। यही कार्य चतुर्भुज के लिए भी करना है, कि जैसे इसका एक शीर्ष ये वाला हो गया तो यहाँ से अंदर की ओर ऐसे दबाने की कोशिश कर सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे अंदर की ओर दबाएंगे। आगे दिया है क्या त्रिभुज में कोई परिवर्तन आया, हमें ये चेक करना है कि इसमें कुछ परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या चतुर्भुज में कोई परिवर्तन हुआ, मतलब ये भी चेक करना है कि चतुर्भुज में भी कुछ हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आगे दिया है क्या त्रिभुज एक दृढ़ आकृति है। दृढ़ आकृति का मतलब क्या ये टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। जैसे आप अंदर की ओर दबाएंगे ना, तो अब चेक करना है कि त्रिभुज टूट रहा है या चतुर्भुज टूट रहा है, ये चीज़ आप खुद ही चेक कर सकते हैं। आगे दिया है क्या कारण है कि विद्युत टावरों जैसी संरचनाओं में त्रिभुजीय आकारों का प्रयोग किया जाता है, चतुर्भुजीय आकारों का नहीं। अब बोलने का मतलब ये है कि जब आप ऐसे त्रिभुज और चतुर्भुज बना देंगे ना, फिर उनको ऐसे अंदर की ओर दबाने की कोशिश करेंगे, तो आप ये देखना नहीं, ये देखेंगे आप कि जो त्रिभुज है उसकी आकृति चेंज नहीं होगी। चेंज नहीं होने का मतलब जो त्रिभुज है वो बिल्कुल ऐसे स्टेबल रहेगा, जबकि जो चतुर्भुज है वो अंदर की ओर दबना शुरू हो जाएगा, ये चतुर्भुज जल्दी टूट जाएगा। और ये वाला जल्दी नहीं टूटेगा, जब आप इसमें ज़्यादा जोर लगाएंगे तब ये टूटेगा। तो इससे हमें ये निष्कर्ष निकलेगा कि जो त्रिभुज होता है ना, जो त्रिभुज होता है वो ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा मजबूत होता है चतुर्भुज की तुलना में। अब क्योंकि इसमें ये दिया है कि विद्युत टावरों में,
विद्युत टावरों में किसका प्रयोग किया जाता है? त्रिभुजीय संरचना का प्रयोग किया जाता है। तो मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको। देखो आपको दिख रहा होगा ये टावर है, ठीक है, ये बिजली का टावर है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है ना, ये त्रिभुज, ये सब देखो इसमें त्रिभुज की आकृति बनाई गई है। तो ऐसे क्यों बनाई गई है? क्योंकि ये वाली जो संरचना होती है काफ़ी मजबूत होती है। अगर ऐसे त्रिभुजीय आकृति हम बनाएंगे तो ये जल्दी नहीं टूटेगा ये, ठीक है। टूटने के लिए तो देखो हर चीज़ टूटेगी, बट कोई जल्दी टूटता है, कोई बाद में टूटता है। तो बाद में जल्दी कौन टूटेगा? अगर मैं यहाँ पे केवल चतुर्भुज हम लेते, मतलब बीच में अगर ये वाले त्रिभुज के आकार नहीं बनाते तो ये जल्दी टूट जाता। इसीलिए इसमें आपको दिख रहा होगा ऐसे त्रिभुजीय आकृति दिखाई देती है, और यही चीज़ हमें यहाँ पे दिया है, त्रिभुजीय आकृति दिखाई देगी। क्यों होती है त्रिभुजीय आकृति? क्योंकि त्रिभुज की जो संरचना हम बनाते हैं वो ज़्यादा मजबूत होती है। तो इससे केवल यही निष्कर्ष निकलता है, आप खुद भी चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ ये जो प्रश्नावली 4.5 है ये भी यहाँ पे समाप्त होती है। अब देखो इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।